कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि बीपीएससी एडीओ का जो है एडमिट कार्ड आ चुका है और आपका पहला जो पेपर होने वाला है ये 14 और 15 अप्रैल को होने वाला है। पहले जो भी मेरे दोस्त एग्जाम देने जाएंगे उनका 2 दिनों का पेपर रहेगा, 14 और 15। आपको एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने चेक किया है कि नहीं, आपका किस दिन का है एग्जाम? कमेंट बॉक्स में बताइएगा सभी लोग, जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को देख रहे हैं, कि आपका एग्जाम किस तिथि को है। 14-15 को है, या आपका 17-18 को है, या आपका 21 और 20 का है। इसमें जो है आप लोग बताने की कोशिश करेंगे कमेंट बॉक्स में। हम आपके लिए बिल्कुल तत्पर हैं और बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हम लोगों के पास जो समय बचा हुआ है 8 से 10 दिनों का, इसमें हम लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और कहीं न कहीं अंतिम के दिनों में आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है यहाँ पे। तो चलिएगा, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करेंगे। और बीपीएससी एईडीओ का जो आप लोग का एग्जाम 2026 में होने जा रहा है, इसमें सफलता पाने के लिए हम लोगों ने हर एक सब्जेक्ट पे बहुत कमांड किया हुआ है और आगे भी आपके लिए बिल्कुल सुबह और शाम जो क्लासेज बीपीएससी एईडीओ का कराया जा रहा है, बिल्कुल ये नए पैटर्न पे और गेस किया हुआ प्रश्नों के साथ हम लोग रोज हाजिर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्लास मिस करिएगा तो आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको चुना हुआ कराया जा रहा है। तो आप लोग सुबह और शाम दोनों टाइम जो 6 एएम पे क्लास हो रहा है उसको रेगुलर करते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपकी एग्जाम कब होने वाली है, किस तारीख को। 14-15 में है, पहला दिन किसका किसका है ये भी बताएंगे। चलिएगा, क्लास को स्टार्ट कर देते हैं और फटाफट से हम लोग करेंगे, क्योंकि आज प्रश्नों की संख्या अधिक है। तो आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन हमें यहाँ पे कराने वाले हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर के भी प्रश्न हैं, बिहार स्पेशल भी है। जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग है, मतलब जो तीनों पेपर है, तीनों पेपर के मैंने क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो क्लास को लाइक और शेयर कर दो सभी लोग, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर दो और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाओ। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, बिहार शिक्षा नियमावली के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रत्यक्ष जो है नियंत्रण किसके पास होता है? बिहार शिक्षा नियमावली के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का जो है प्रत्यक्ष नियंत्रण किसके पास होता है? क्वेश्चन नंबर पहला, पहले नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। पहले नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं कि जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ, बिल्कुल राइट उत्तर है, जिला शिक्षा पदाधिकारी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शाला दर्पण, शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। शाला दर्पण पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर कि जो है स्कूलों की आधारभूत संरचना और छात्र डेटा का डिजिटलीकरण, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, तीसरा नंबर प्रश्न देखिएगा, बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न पे राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग कि जो है बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता मिशन के तहत किस कक्षा तक के बच्चों को शामिल किया गया है? तो जिन्होंने बताया है कि बालवाटिका से कक्षा 3, बालवाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को शामिल किया गया है, ऑप्शन नंबर जो है सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर था। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार में तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये और 100% ये छपने वाला प्रश्न है। जिस दिन भी छपे आपके एग्जाम हॉल में, लेकिन ये छपेगा, ये भी आप जान लो। तो तिनकठिया जो प्रणाली था, इसके विरुद्ध में जो आंदोलन हुआ था ये आप लोगों को मालूम है चंपारण जिला में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम चंपारण। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी को लगाया उनके 100% सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने, बिहार का कौन सा जिला
पायराइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं। बताना है आपको कि बिहार का कौन सा जिला पायराइट के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं रोहतास, उनकी बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है बरौनी तेल शोधक कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6, छठे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ चुके हैं और आप लोगों से पूछा गया है कि बरौनी जो है तेल शोधक कारखाना ये किस देश के जो है सहयोग से इसका स्थापना हुआ है? तो आपको बताना है सोवियत संघ अर्थात रूस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि 120 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह एक खंभे को कितने समय में पार करेगी? क्वेश्चन नंबर 7 पे आ चुके हैं। बताना है आप लोगों को कि 7वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या लगता है आपको? सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक खंभे को पार करना, तो देखिए ये खंभा है और इसको ट्रेन को पार कराना है, अर्थात जो जितना बड़ा ट्रेन है ये ट्रेन को पार कर देगा, ट्रेन अपने आप को खुद को पार करेगा, अर्थात ये खंभे को पार हो जाएगा। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना था। आप आसानी से कर सकते हो कि यहाँ पे क्या निकालना है, टाइम। तो समय बराबर होता है दूरी और बट्टे में होता है चाल। चाल कितना है, 54 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ पे देखो ये मीटर में है और ये किलोमीटर घंटा में है, अर्थात हमारा जो है यहाँ पे यूनिट बराबर नहीं है। तो हम बराबर करेंगे नीचे को, जो 54 किलोमीटर पर घंटा है इसको मीटर पर सेकंड में लाने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 या 54, 3 में 5 से गुणा करेंगे, 3×5 = 15, 15 8 120, अर्थात 8 सेकेंड का समय हमें चाहिए उस खंभे को पार करने में। 8 सेकेंड का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर बी जो भी मेरे दोस्त बताए हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि यदि बुक को 43 लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ चुके हैं। आप लोग को बताना है कि यदि बुक को 43 लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा? पहले अपना लॉजिक लगाओ, यहाँ पे क्या होने वाला है। बी का कोड 2, ओ का कोड 15, फिर ओ का कोड 15, फिर के का कोड 11, आप जोड़ लो 15 दूना 30, 30 11 41, 41 2 43। बिल्कुल यहाँ पे इसके प्लेस वैल्यू को जोड़ा गया है, वही काम कर देते हैं। यहाँ पे पी का कोड होता है पी 16, ई होता है 5, एन होता है 14। ये हो जाएगा 16 14 30 5 35, जो आपके राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, लुप्त संख्या को ज्ञात करें। लुप्त संख्या को ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का जो है राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्या लगता है आप लोगों को इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ चुके हैं, आप लोगों को बताना है। सबसे पहले हम श्रृंखला को देखेंगे, तो श्रृंखला जो है हर बार बढ़ रहा है। श्रृंखला क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो हम वही लॉजिक लगाएंगे कि श्रृंखला किस तरीके से बढ़ा हुआ है, पता कर लेते हैं। 7 से 10 हुआ अर्थात 3 जोड़ दिया, 10 से 16 हुआ अर्थात 6 जोड़ दिया, 16 से 28 हुआ अर्थात 12 जोड़ दिया, 12 से 52 हुआ अर्थात यहाँ पे 24 जोड़ दिया। देखो 3 में 2 से गुणा किया गया है 6, 6 में 2 से गुणा करोगे 12, 12 में 2 से गुणा करोगे 24, फिर 24 में 2 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 48। अब यहाँ पे 48 जोड़ लो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 5 4 9 1 10, अर्थात आपका अगला जो है यहाँ पे जो है क्या होने वाला है, 100 होने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो जो भी मेरे दोस्त ए को बताए हैं
उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। इसमें कहीं से भी आपको गलती नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? बताइए क्वेश्चन नंबर 10वीं का राइट उत्तर। तो जिन्होंने बताया है डेसिबल, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है? कंप्यूटर में कैच मेमोरी जो है आपको बताना है कहाँ पे होता है कंप्यूटर में कैच मेमोरी, बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं सीपीयू के अंदर होता है या सीपीयू के पास होता है, बिल्कुल आप राइट उत्तर के साथ हो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इंसुलिन का स्राव शरीर के किस अंग से होता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि इंसुलिन का जो स्राव है अग्नाशय से होता है, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जो भी मेरे दोस्त बी को चुने हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या है? स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो मैंने आपको बताया है कि जो है देखिए यहाँ पे मैंने बताया था कि हर एक टॉपिक के प्रश्न है, रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, इंग्लिश, जो आपके तीनों ही पेपर होने वाले हैं। तो एक ही क्लास में तीनों सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, आप थोड़े से धैर्य रखोगे तो बिल्कुल आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। आधा सा है तो ये हमेशा आधा सू में हो जाएगा, सू सू, और आपको सू से देख लो एक ही ऑप्शन ही है, तो सू प्लस आगत ही आपका राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने देखिए कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? अकल पर पत्थर पड़ना, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 14वें नंबर प्रश्न पे आप लोग आ चुके हो, बताने की कोशिश करो कि अक्कल पर पत्थर पड़ना मुहावरा जो है ये है और इसका राइट उत्तर क्या होने वाला है? तो जिन्होंने बताया है बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना, ऑप्शन नंबर बी आपके 100% सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? कमल का पर्यायवाची बताना है आपको, क्वेश्चन नंबर 15वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग, बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कमल का पर्यायवाची, कमल जो है इसका पर्यायवाची क्या होता है? तो पंकज होता है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है बिहार शिक्षा सेवा नियमावली के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने का जो है अधिकार किसे है? क्वेश्चन आपके सामने है 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी को बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मिशन दक्ष का मुख्य लक्ष्य बिहार के सरकारी स्कूलों में किन बच्चों को सहायता प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर आपके सामने 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे कि मिशन दक्ष का मुख्य लक्ष्य बिहार के सरकारी स्कूलों में किन बच्चों को सहायता प्रदान करता है? तो जिन्होंने बताया यहाँ पे कि कक्षा 3 से 8 शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों को, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरटीआई अधिनियम की धारा 28 के अनुसार सरकारी शिक्षकों के लिए क्या जो है प्रतिबंधित है? क्वेश्चन नंबर 18वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं
निजी ट्यूशन पढ़ाना, बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को ये प्रतिबंध है सरकारी टीचरों को निजी ट्यूशन पढ़ाना। बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षकों की जो है उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किस तकनीकी का उपयोग अनिवार्य किया गया है? ई शिक्षा कोष पोर्टल पर जो है शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किस तकनीकी का उपयोग अनिवार्य किया गया है? तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि जो भू मानक उपस्थिति, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार में साइकिल योजना का लाभ होने के लिए छात्र की विद्यालय में न्यूनतम जो है उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 20वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20वें के राइट उत्तर बताएंगे कि बिहार में साइकिल योजना का लाभ लेने के लिए छात्र की विद्यालय में न्यूनतम जो है उपस्थिति कितनी होनी चाहिए? तो जिन्होंने बताया 75%, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा यहाँ पे गणित का प्रश्न है। कह रहा है यहाँ पे कि यदि एक बेलन की त्रिज्या 20 सेमी बढ़ा दिया जाए और उसकी ऊंचाई 10 सेमी कम कर दी जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत सिंपल प्रश्न है और कहीं ना कहीं आपको ऐसे प्रश्नों को सोल्व करना आना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसने कहा है कि एक बेलन का जो है त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए और ऊंचाई को 10% कम कर दिया जाए तो इसके आयतन में कितना प्रभाव पड़ेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले देखोगे यहाँ पे समझोगे, यदि एक बेलन की जो है त्रिज्या को, बेलन की त्रिज्या कितनी होती है? बेलन की त्रिज्या होता है 2 पाई आर। बेलन का आयतन बताना है ना, बेलन का आयतन ये होता है πr²h। तो पाई तो कॉन्स्टेंट है, इससे तो हमें कुछ नहीं लेना देना है, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा। बढ़ेगा आर का वैल्यू 20% बढ़ेगा और ऊंचाई 10% कम हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पे देखेंगे 20% बढ़ेगा आर, अर्थात 100 मान के चलो कि त्रिज्या 100 थी तो ये तो हो जाएगा 120, और ये 10% था तो ये कम करना है 10%, त्रिज्या मान लो कि 20% बढ़ा है तो 120 हो जाएगा। उसी तरीके से ऊंचाई 100 है तो 10% घटेगा तो 90 हो जाएगा। पर यहाँ पे त्रिज्या कितना बार हो रहा था? r², πr² सूत्र में हो रहा था, तो r यानी कि 2 बार हमें लिखना है। अर्थात इसको हम लिखेंगे कितना, 120, और बट्टे में कितना हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे आपका होने वाला है 2 बार लिखा जा रहा है, अर्थात 2 बार 100 लिख दो। 100 गुणे 100 2 बार आता है तो 1 बार, तो 2 बार, 2 बार है तो 2 बार 100 रहेगा गुणे में। अब यहाँ से करोगे आप तो देख लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, पूरा इसको गुणा कर लो और एक अंक पर पॉइंट लगा दो। 12 गुणे 12 गुणे 9 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 296, और 296 में हम .1 नीचे 10 से भाग देना है तो एक अंक पर पॉइंट लगा देंगे। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि साइन के पावर 4 माइनस कॉस के पावर 4 का सरलतम रूप क्या होने वाला है? साइन के पावर 4 हो चुका है, माइनस कॉस के पावर 4 हो चुका है, इसका सरलतम रूप क्या होने वाला है? अब बताइएगा सभी लोग कि इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, साइन का पावर 4 अर्थात हम लिख सकते हैं साइन के पावर 2 का पावर 2, 4 ही होगा। फिर उसी प्रकार कॉस थीटा है, इसके पावर 2 और इसके पावर 2। अब देखो ये हो गया साइन a² माइनस b², इसका फार्मूला क्या कहता है? एक बार जोड़ दो तो a प्लस का b, a प्लस b हो जाएगा इंटू a और माइनस का a माइनस का b। अब देखो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 से इसमें गुणा करोगे तो यही बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगर आपने 10वीं क्लास में बेहतर तरीके से पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। कह रहा 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात यहाँ पे 2:3 था, आज उनकी आयु का योग 50 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या है? बी के वर्तमान आयु हमसे पता करना है, पूछ रहा है। 5 वर्ष पहले कह रहा है, ठीक है, 3:2 था, तो मान लो कि आज इनके वर्तमान उम्र कितना है? 3x, और ये है 2x,
ठीक है, दोनों का हम x में लगा लेंगे अनुपात से हटाने के लिए। इसने कहा है कि दोनों जो है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पहले जाना है, तो ये अभी 3x का है, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा 3x माइनस 5, योग मतलब क्या होता है यहाँ पे जोड़, इन दोनों को जोड़ना है किसका, एक 2x है, इसमें से भी 5 वर्ष माइनस कर लो, बराबर हो जाएगा यहाँ पे कितना 50। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 और 2 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5x बराबर 50, और ये 5 और माइनस 5 कितना हो जाएगा, इधर जाएगा तो 10, अर्थात 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 60। यहाँ से काटोगे x का वैल्यू 12, x का वैल्यू 12 हो जाएगा। अब यहाँ से किसका वैल्यू आपसे पूछा गया है, b का, पहले a है फिर b है, तो ये वाला b है 2x, तो 2 गुणे 12, 12 दूना का 24, यहाँ पे कितना आएगा 24 आएगा ना जी, 24, 24 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे समझना ये है, इसने कहा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 3 अनुपात था, तो अभी लाना है हमें, वर्तमान निकालना है, तो यहाँ पे भाई साहब प्लस करो ना, हम लोगों ने तो उल्टा ही लिख दिया ना। अब ये कितना हो जाएगा, ये तो माइनस का हो जाएगा 10, 5 5 10 प्लस में है तो इधर माइनस, अर्थात इधर कितना हो जाएगा 50 में से घटा दो कितना हो जाएगा 40, 40 यानी कि 8, 8 में किससे किसका निकालना है b का, तो 2 गुणे 8 8 8, 8 गुणे 2 2 8 दूना 16, और 5 प्लस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 5 वर्ष बाद है, तो ये हो जाएगा आपका 16 5 21 वर्ष का। ठीक है, यहाँ पे बोला गया था कि ये तो दिया गया है 5 वर्ष पहले का, हमें वर्तमान निकालना है, तो 5 वर्ष अभी प्लस करना पड़ेगा, तब तो जाके हम वर्तमान में आएंगे। 5 वर्ष पहले का दिया हुआ था, ठीक है, तो माइनस नहीं करेंगे। एक जो है विशिष्ट कोड भाषा में एजुकेशन को ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इसको क्या लिखा जाएगा ये हमें बताना है। पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसने किया क्या है। ई को लिखा है n, डी को लिखा है o, u को लिखा है i। कुछ लॉजिक लग रहा है, ई होता है 5 पे, n होता है 14 पे, 9 जोड़ दिया, डी होता है 4 पे, o होता है 15 पे, यहाँ पे तो भाई साहब 11 जोड़ दिया। कोई भी लॉजिक इतना नहीं लग रहा है, ठीक है, हम इसको देखेंगे। n देखिए लास्ट में लिखा गया, इसको पहले o देखिए, उसके बाद लिखा गया है i, उसके बाद से फिर t, अर्थात आप देख लो यहाँ पे जो है इसी को जो है यहाँ पे लिखा गया है उल्टा, तो हम भी इसी को उल्टा कर देंगे, जो r लास्ट में उसको पहले, फिर o, फिर t, फिर c, फिर e, और फिर आपका r, फिर i, फिर d हम कर देंगे। अब देख लो ये कहाँ पे है, ये देख लो किस वाले ऑप्शन में है, तो आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए वाला में मिल रहा है, तो यही आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। ये जो दिया गया है श्रृंखला, इसमें जो है आपको लुप्त पद बताना है, जो इसमें लुप्त पद हैं उसी के जो है हम लोगों को निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जेड, जेड के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद टी, टी के बाद क्यू, क्यू के बाद से अगला पद। पहले इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको मालूम है तो आसानी से बन जाएगा। जेड होता है 26 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, टी होता है 20 पे, अर्थात क्यू होता है 17 पे। हर बार -3 -3 -3 किया हुआ है, अब भी -3 कर दो, 24 में से 3 जाएगा 21, 21 पे कौन सा अक्षर होता है, यू, यू होता है, यू तो ऑप्शन में नहीं है, हमें माइनस करना है भाई साहब, प्लस कर दिया। यू 17 में से 3 माइनस जाएगा, कितना हो जाएगा 17, 14 3 17, एन, एन वाला बिल्कुल राइट उत्तर है भाई साहब, एन, एन हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे कि बिहार के लिए प्रसिद्ध स्थल को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत विकसित करने के लिए चुना गया है। बिहार के किस प्रसिद्ध स्थल को हाल ही में प्रसाद योजना के तहत विकसित करने के लिए चुना गया है, तो जिन्होंने बताया यहाँ पे सीतामढ़ी, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, क्वेश्चन नंबर 27, 27वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है, तो जिन्होंने बताया तिरुवनंतपुरम, बिल्कुल राइट उत्तर है तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि बिहार में 7 निश्चय 2 योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी किस विभाग की मुख्य जो है जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 28, 28वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे। बिहार में 7 निश्चय
दूसरा योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी किस विभाग की मुख्य जिम्मेदारी है? तो ये जो है आपको बताना है, जल जल जो है संसाधन विभाग का है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कोशिका के अंदर आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका के अंदर आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 29। 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बिहार सरकार ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? बिहार सरकार ने किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? क्वेश्चन नंबर 30। 30वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर आपको बताना है, यहाँ पे 2040 जो है इसका लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, महोदय का संधि विच्छेद करना है। महोत्सव का संधि विच्छेद करना है, तो इसका संधि विच्छेद जब करोगे तो ओ का मंत्र यहाँ पे लगा हुआ है, क्या करोगे? तो आप कहोगे कि महा हो जाएगा प्लस उत्सव, महा प्लस उत्सव हो जाएगा। देख लो भाई साहब कहाँ पे है, महा प्लस उत्सव, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, चौराहा का समास, चौराहा शब्द में कौन सा समास है? तो सबसे पहले आप पढ़ो चौराहा, चौराहा बोल रहे हो तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे चौराहा का मतलब निकल रहा है 4, पहले 4 लिख रहा है, मतलब 4 राहों का समूह, अर्थात संख्या आ रहा है 4, तो ये होता है आपका कौन सा समास? द्विगु समास। संख्या जिसमें आ जाए वो द्विगु, और जिसमें जो है योजक चिन्ह आता है उसे बोलते हैं द्वंद्व, गलती नहीं करोगे। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 34। 34वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रसाल, क्योंकि रसाल जो होता है ये किसको कहा जाता है? रसाल अर्थात आम को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35। 35वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा अघोचर, ऑप्शन नंबर ए अघोचर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एमएस वर्ड में स्लीपिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? एमएस वर्ड में स्लीपिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं F7 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर शब्दावली में आईपी एड्रेस का पूर्ण रूप क्या है? तो जिन्होंने बताया है इंटरनेट पोर्टल, बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इंटरनेट पोर्टल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है? बताएंगे। तो जिन्होंने बताया यहाँ पे ओराकल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी ओराकल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, Ctrl+Z कमांड का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? Ctrl+Z का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जिन्होंने बताया है अनडू करने के लिए बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता था? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि जो है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी का जो है SI मात्रक है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? मनुष्य के शरीर में रक्तचाप को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है?
तो जिन्होंने बताया है सिस्मो मैग्नोमीटर बिल्कुल राइट उत्तर है। स्फिगो मैनोमीटर। शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ क्या होता है? ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका किसने खोजा था? तो लुई पास्चर जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है टीबी का। लुई पास्चर ने रेबीज का टीका का खोज किया था। अगला प्रश्न है, फूलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो फल को पकाने के लिए हम लोग एसिटिलीन का हम लोग उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज की क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो बिल्कुल हमारे क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ ताकि हर एक क्लास की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। ठीक है, और आपका एग्जाम कब है एक बार कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।